मैं और मेरे पति किसी काम के सिलसिले से बाहर गए थे। जैसे ही काम खत्म करके हम वापस घर आ रहे थे तो रास्ते में ट्रेन की सफर करते हुए हमने देखा कि तकरीबन 13 या 14 साल की एक लड़की टिकट मास्टर से नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी। उसकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा था कि उसके पास टिकट नहीं है। अभी तो मिनट पहले ही वो खिड़की से बाहर झांक रही थी और बड़ी खुश थी कि लेकिन जैसे ही टिकट मास्टर आया तो सोने कर नाटक करने लगी। जैसे ही टिकट मास्टर उसके पास आया तो उसके टिकट दिखाने को कहा, लेकिन अब वो लड़की इतना डर गई थी कि कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। बस एक लाचार और बेबस निगाहों से भरी हमारी तरफ से कभी उस टिकट मास्टर को देखती रही। लेकिन टिकट मास्टर कहाँ मानने वाला था। वो तो उसको भाग गया था। वह जान चुका था कि इसके पास टिकट नहीं है। वो उसे लगातार टॉर्चर करने लगा। टिकट मास्टर इस तरह का बर्ताव देखकर मेरे दिल में एक एहसास पैदा हुआ कि मैंने अपने पति से कहा कि यह विजय लड़की की जात है। अरे ये टिकट मास्टर इससे बदतमीजी पर उतर आया है। आप ही इसी लड़की के किराया दे दीजिए। ऐसा ना हो कि भरी ट्रेन में इस छोटी सी बच्ची का तमाशा बन जाए। मेरे पति समझदार थे। उन्होंने मेरी बात सम्मान कर टिकट मास्टर को बुलाया, कहा कि इस लड़की का किराया मैं दे रहा हूँ, लिहाजा वह उसे कुछ ना कहे। टिकट मास्टर पैसे लेकर चला गया, जबकि उस लड़की की आंखें अब आंसुओं से भर चुकी थी। वह अपनी पलकों को तेजी से झपकते हुए अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर देखने में ऐसा लग रहा था कि वह कुछ ही पलों में फूल फूल कर रोने वाली है। वो एक लाचार और बेबस निगाहों से बार बार हमें देख रही थी। मैंने उसे मुस्कुरा कर तसल्ली दी और कहा, बेटी तुम मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ जाओ। वह मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोली, मेरा नाम महक है, मैं पिछले ही स्टेशन में से ट्रेन में बैठी हूँ। मैंने पूछा, बेटी तुम्हें जाना कहाँ है? मेरे सवाल पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोली, मेरा कोई ठिकाना नहीं है और ना ही मेरी कोई मंजिल है। मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों में अब आंसुओं की दरिया बहने लगा था। उसे देखकर मेरा दिल तड़प उठा। मैंने अपने पति से तरफ देखा और कहा, क्यों ना हम इस लड़की को अपने घर ले चले? तो वह बोले, कैसी बात कर रही हो? इसे कुछ पैसे दे दो ताकि ये अपना बंदोबस्त कर सके। लेकिन मैंने कहा कि यह एक लड़की है और इससे उम्र में भी ज्यादा नहीं है। बेचारी कहाँ जाएगी या दुनिया के अकेले कैसे गुजारा कर पाएगी? वैसे भी इस दुनिया में दरियाओं की कमी नहीं है। अगर किसी को पता लग गया ये बच्चे अकेले, तो हो सकता है या तो ये कल किसी कोठे पे मिले या फिर कोई इसकी कहीं सुनसान रास्तों पर ले जाकर इसकी जिंदगी बर्बाद करके हमेशा हमेशा के लिए दर बदर भटकने पर मजबूर करते। और वैसे भी तुम्हें तो पता है कि हमारे पास अभी भी कोई औलाद नहीं है। अगर हम इसको ले जाएंगे तो मुझे भी कुछ सहारा मिल जाएगा। इसको पढ़ा लिखा कर 4-5 साल के बाद इसके अच्छे से घर में शादी करा देंगे और इस तरह से हमें बच्ची की जिंदगी भी बर्बाद होने से बच जाएगी। खैर मेरे पति मेरी बातों को सुनकर उसे घर ले जाने के लिए तो राजी हो गए, लेकिन वो फिर इस बात के खिलाफ थे। मैंने उस बच्ची को जब यह बात बताई कि मैं उसे अपने घर लेकर जाना चाहती तो वह बहुत खुश हुई और बोली, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे उसकी ये बात बहुत भली लगी। मगर जब मैं उसे घर लेकर आई तो घर में एक हल्का मच गया। मेरी सास चुप कर चिल्लाने लगी, तुम पागल हो गई हो कि किसी अनजान लड़की को अपने घर में रखोगी? जानती हो भी आजकल लोगों ने घरों में लूट करने का अच्छा तरीका अपनाया हुआ है। पहले मैं घर में अपना बनकर घुसती थी, उसके बाद घात लगाकर सब कुछ लूट कर भाग जाते हैं। वो कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे यह महंगा पड़ जाए। मगर मैंने अपनी सास की कही हुई यह बात ना सुनी। बस सास की बातें सुनकर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था कि मेरी सास पूरे घर का काम हमेशा मुझसे ही करवाती रहती है। वह नहीं चाहती कि कोई घर के काम में मेरा हाथ साथ दे, इसलिए वह मुझे बार बार मना कर रही थी। वक्त इसी तरह से लगातार उड़ने लगा कि दिन महीने और महीने साल में गुजरने चले गए। वह मेरी खूब मन लगाकर दिन रात खिदमत करती थी, मगर मुझे 3 साल गुजरने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि मेरी सास ने जो कुछ कहा था मुझे वो सब कुछ सच होते नजर आ रहा था। मुझे कभी किसी पर शक करने की आदत नहीं थी, लेकिन एक रात मुझे ये सब भी करना पड़ गया। रात के तकरीबन 2 बजे हुए थे। मेरी अचानक नींद से आंखें खोली तो देखती हूँ कि मेरे पति कमरे में मौजूद नहीं है। मुझे कुछ शक हुआ, मगर मैंने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन फिर एहसास हुआ, लेकिन मैंने फिर भी नजरअंदाज किया। जब यह सिलसिला 4-5 दिन तक लगातार चलता रहा तो मुझे अपने पति पर शक होने लगा। आखिर इतनी रात को ये रोजाना उठकर कहाँ जाते हैं? अगले दिन मैंने सोचा कि आज मैं पूरी रात नहीं सोऊंगी और मैंने ऐसा ही किया। लाख नींद आने के बावजूद भी मैंने नींद को खुद पर हावी नहीं होने दिया।
अब जैसे ही रात के 2 बजे पति कमरे से बाहर निकले तो मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मैं यह सब मेरे पति के कदम महक के कमरे में की तरफ बढ़ रहे थे। मन ही मन मुझे बहुत दुख हो रहा था कि कहीं यह बात सच ना हो, और साथ ही साथ मुझे अपनी सास की बातें भी याद आ रही थी कि काश मैं उस वक्त अपनी सास की बातें मान लेती। लेकिन मैं खुद को अपनी सास की नजरों में हारा हुआ साबित नहीं करना चाहती थी। जैसे ही मेरे पति धीरे से दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हुए तो मैं भी दरवाजे के पास पहुंचकर उन्हें देखने की लगी। महक का चेहरा देखा, बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह देखने में बिल्कुल ऐसा लग रही थी जैसे कि कोई उसे गम खा रहा हो। उसने मेरे पति को देखते ही मुंह फेर लिया, लेकिन मेरे पति उसे घूर घूर कर देख रहे थे और बार बार उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर इशारे के इशारे में उसे कुछ बताने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन महक खुद को पीछे की ओर ढकेल रही थी। यह सब देखकर मैं हैरान हो गई, अपने होश खो बैठी और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कि मेरे पैरों से नीचे जमीन ही खिसक जाएगी। मैं तुरंत तेजी से साथ भागकर अपने कमरे में आ गई और जोरों से रोने लगी। अब मेरा शक यकीन में बदल गया, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मैं किसी को कुछ भी बता नहीं सकती थी, क्योंकि मैं ही इस लड़की को जबरदस्ती अपने घर लेकर आई थी। मगर मैंने किसी को इसके बारे में कुछ बताया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। मेरी सास और मेरे खानदान वाले मुझे ताने दे देकर मार डालेंगे। अगले दिन महक ने मुझसे कहा कि या तो मुझे अपने कमरे में या दादी अम्मा के पास रहने की इजाजत दे। मैं अब की यह बातें सुनकर मैं हैरान थी। उससे कहा, आखिर ऐसा क्या बात है जिसकी वजह से तुम अपना कमरा बदलना चाहती हो? वह कुछ न बोली और चुप हो गई, लेकिन देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसी बहुत डरी हुई है। मैंने उसे जबरदस्ती पूछने की कोशिश की, आखिर क्या बात है, लेकिन मुझसे सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि मुझे अकेले में डर लगता है। मैं इतना कहकर उसके बात को रफा दफा कर दिया, लेकिन उसकी यही बातें सुनकर मैं अंदर से खुश थी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि शायद इस लड़की की कोई गलती नहीं हो सकता है कि सारी गलती मेरे पति की हो। वह इसी को जबरदस्ती टॉर्चर कर रहा हो। मैंने अपनी सास से महक को उसके कमरे में रहने की इजाजत देने के लिए बात की, लेकिन मेरी सास ने साफ इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद खुदा का करना ऐसा हुआ कि मेरे पति का ट्रांसफर हो गया और वह जॉब करने के लिए किसी दूसरे शहर चले गए। अब महक मुझे खुश नजर आ रही थी। ऐसा लगा जैसे कि अब उसे मैं कहीं और नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझ पर उंगलियां उठाए कि जवान बेसहारा लड़की को घर से निकाल दिया। वैसे भी मैं उस लड़की की हिफाजत करने के लिए लेकर आई थी। मेरे पति को गए हुए तकरीबन 2 महीने ही गुजरे थे कि मुझे वह खुशखबरी मिली कि जिसे सुनने के लिए हर इंसान को कान तरसते हैं। मैं माँ बनने वाली थी और खुशी से फूले न समा रही थी। किसी बात का डर न हो, मगर अपनी सास का रवैया देखकर मुझे बहुत मायूसी हुई। ये बात सुनने के बाद भी वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही थी। अच्छे बच्चे की पैदाइश में चंद दिन ही रह गए थे। महक ने मेरी खुद खिदमत की, मगर कुछ मैं महसूस कर रही थी कि वह अपना चेहरा ढक कर रखती थी। मैं उससे ऐसे देखकर समझ नहीं पा रही थी कि वह ऐसा क्यों कर रही है। खैर, मैंने एक दिन महक से पूछ ही लिया कि वो बोली, मेरे चेहरे की स्किन पर अजीब तरह के दाने निकले हुए हैं, जिन्हें मैं छिपाकर रखने में बेहतर महसूस करती हूँ। महक की बात सुनकर उसे अफसोस हुआ। मैंने सोचा कि उसे किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास ले जाऊंगी, मगर फिर वक्त नहीं मिला। महक के बारे में का होश ही नहीं रहा, क्योंकि मेरी डिलीवरी का टाइम बहुत नजदीक था और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मेरा यहाँ बेटा पैदा हुआ था। मेरी सास भी पोते को देखकर मेरी कदर करने लगी। बच्चे की पैदाइश के मौके पर ताई ने मेरा बहुत साथ दिया। बच्चे के मामले में फायरिंग होकर उन्होंने महक का पास बुलाया और बोली, बेटी मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारी माँ की हालत नाजुक है। ऐसे में उन्हें 40 दिन तक लगातार मालिश की जरूरत है, वरना यह बीमार भी पड़ सकती है। और ऐसे दिनों में अगर सर्दी वगैरह का मौसम हो तो सारी उम्र यह दर्द जोड़ों में नहीं आ जाता। अगर मैं अपना ख्याल न रखता तो उम्र भर सेहतमंद नहीं हो सकती थी, बल्कि दूसरे बच्चे की पैदाइश के वक्त और भी ज्यादा परेशान होगी। दाई और सास की बातें ने मुझे डरा दिया था। उन्होंने मुझसे मिन्नतें की कि मुझे रोजाना वक्त पर मालिश कर दिया करे। दाई की बात सुनकर महक उलझन में पड़ गई। बोली, मैं आपकी बाकी सारे काम कर दूंगी, मुझे इस तरह के कामों में दूर ही रखे, और वैसे भी मुझे इस तरह के कामों का कोई तजुर्बा नहीं है। भगवान न करे कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इतना कहना था कि मेरी सास गुस्से में लाल हो गई। लड़की, तुझे शर्म नहीं आती? इतने सालों से तुझे इस घर में बैठाकर खिला रहे हैं, तुझे मना करते हुए शर्म नहीं आ रही है? आखिर तू ऐसा बोल भी कैसे सकती है? जब ये वक्त खुद तुझ पर आएगा तो तब समझ आएगी।
चल, जितना कहा है उतना कर। मेरी सास मेरे साथ कभी भी दो प्यार भरे शब्दों से नहीं बोली, लेकिन आज वह मेरी भर भर कर हिमायत कर रही थी। उस दिन के बाद से महक मेरी रोज मालिश करने लगी, मगर उसका चेहरा अक्सर नकाब में ढका होता। एक दिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि महक मेरे बाजू में मालिश कर रही थी। शायद भगवान को यह सब दिखाना था। अचानक उसके चेहरे से नकाब गिर गया। मैं महक को देखकर हैरान रह गई। मेरी आंखों में उसके चेहरे को देखकर फटी की फटी रह गई। मेरे होठ सिल गए। मैंने महक से बड़ी मुश्किल से कपकपाते हुए होठों से कहा कि अगर तूने मुझे आज भी सच ना बताया तो मेरी अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। मैं तुम्हारा वह अस्त्र करूंगी जिसके तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। मेरी बात सुनकर महक के चेहरे पर डर की काली परछाइयां लहराने लगी। मैंने कहा, महक, अगर तुम सच बता दोगी तो मैं खुदा की कसम किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अगर तुम मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त पुलिस के हवाले कर दूंगी। महक कपकपाते हुए होठों से बोली, मेरा ताल्लुक एक निहायत ही गरीब घराने से है, मगर मेरे गरीब होने के साथ साथ हमारे घर परिवार में अंधविश्वास भी भरा पड़ा है। मेरे माँ बाप जो बिटिया की पैदाइश में हमेशा से ही खिलाफ थे, उन्हें अल्लाह ने 5 बेटियां दी थी। जब छोटी बेटी की पैदाइश हुई तो जैसे अब्बा के मान पर पानी फिर गया था और आखिरकार उन्होंने सोचा कि शायद इस बीवी से अल्लाह बेटियां ही देता रहेगा, क्यों ना दूसरी शादी कर ली जाए। अभी इसी बात की चर्चा घर में हुई थी कि मेरी माँ को अपनी हुक्म रानी खतरे में पड़ती दिखाई दी। वह दिन रात अल्लाह के सामने गड़गड़ाने लगी कि किसी तरह एक बेटे की माँ बन जाऊं, मगर यह कुदरत के काम है, देर सवेर तो ही जाती है। एक दिन वह उदास बैठी थी कि एक औरत मेरी माँ के पास आई। बताया कि पड़ोस के में गांव एक तांत्रिक आया हुआ है। उसका कहना है कि उसके पास एक ऐसी दवाई जिसके खाकर बेटा पैदा कर सकती हो। उस कमबख्त औरत ने यह बातें सुनकर मेरी माँ को तो जैसे उम्मीद भर आई और आखिरकार उसकी मुराद पूरी हुई कि उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। मेरी बेटे के पैदाइश पर अब्बा भी बहुत हैरान हुए और अम्मी भी बहुत ज्यादा प्यार करने लगी, लेकिन माँ दिल ही दिल में परेशान रहती कि पीर साहब से किया गया वादा अगर पूरा न किया तो नुकसान होगा। और इसी मकस में 10 साल गुजर गए। अम्मा अपने वादे को पूरा न कर सकी क्योंकि मेरे भी अब्बा इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। अम्मा का बेटा भी मैं ही है। एक दिन अब्बा किसी काम से बाहर गए थे तो अम्मी ने मुझे इस बारे में सब कुछ बताया कि मेरी पैदाइश किस तरह से हुई है और उस तांत्रिक से क्या वादा किया हुआ है। फिर मुझे बहला फुसलाकर उस तांत्रिक के पास लेकर चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। तांत्रिकों के बारे में मेरे ख्यालात अच्छे नहीं थे। उसके चेले मुझे देखकर खुश हो रहे थे। अम्मा के कहने लगे कि कहाँ थी इतने दिन तक, बेटा मिल गया तो हमें भूल गई क्या? मैंने तुझे बताया नहीं था कि अगर तू उसको हमारे पास न लेकर आई तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तांत्रिक की बातें सुनकर बहुत डरी हुई थी। थोड़ी देर चुप रहकर बोली कि बाबा मुझे बताइए कि अब क्या करना है, क्या इसका कोई अब उपाय नहीं है? कुछ देर तक तंत्र मंत्र पढ़ने के बाद तांत्रिक मेरी अम्मा से बोले कि तूने यहाँ आने में बहुत देर कर दी, इस बच्चे को अब हमारे हवाले कर दे वरना यह बच्चा अपनी जान से हाथ खो बैठेगा। ये सब सुनकर अम्मा बहुत घबरा गई और मुझे उस मक्कार तांत्रिक के हवाले करके पास घर पर चली गई। मैंने वहां पर उन लोगों से मिन्नत करने की मुझे मेरे घर जाने दो, मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। 2-4 दिन बाद पता लगा कि उन लोगों का कारोबार कुछ और है। यह लोग बच्चों के हाथ पांव तो मरोड़ो कर्मनोश भीख मांगते हैं और मैं समझ चुका था कि तांत्रिक के चले मेरे साथ भी अब कुछ गलत करने वाले हैं। फिर एक रात किसी तरह बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते एक छोटी सी बच्ची का लिबास पहनकर मैं वहां से रातों रात गायब हो गया और मैं वहां से ऐसा भागा कि मैंने वहां दोबारा पलट कर नहीं देखा और सीधा आकर ट्रेन में बैठ गया और उसके बाद आप मुझे अपने घर ले गई। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, मगर मैं इस काम से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। मेरा यकीन करें, मैंने हमेशा अपनी माँ की नजर से देखा है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। कुछ दिनों में मुझे लग रहा था कि मेरे चेहरे पर दाढ़ी के बाल आ रहे हैं। उन्हें छिपाने के लिए मैंने चीखने की कोशिश की, मगर मैं नाकाम रहा। इसलिए आपसे मुंह छिपा रहा था, कहीं आपकी नजर न पड़ जाए। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मुझे पुलिस वालों से बहुत डर लगता है, मुझे बचा लीजिए। उम्र भर आपका एहसानमंद रहूंगा। इतना कहकर वो रोते हुए मेरे कदमों में गिर गया। मैंने उसे कदमों से उठाया और कहा, महक, मुझे नहीं पता कि तुम एक लड़का हो, या तुम्हारी मजबूरी भी नहीं पता थी, मगर अब मेरे पति को पता लग गया तो यहाँ एक महंगा हंगामा हो जाएगा। तुम खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे और जेवर भी दे रही हूँ, उन्हें इस्तेमाल में लाकर अपने लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करो, मगर यहाँ नजर मत आना वरना मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। मैंने उनसे अपनी से निकाल कर चंद जेवरात और कुछ पैसे भी दे दिए ताकि वह उसे बेचकर अपना गुजारा कर सके। और उस दिन में बाद
से लड़की का नाम लेकर घूमने वाला महक नाम का एक लड़का मुझसे अपने घर के आसपास कहीं नजर नहीं आया, मगर आज भी इसके किस्से को याद कर तो सोचती हूँ कि काश अपनी सास की बात मान लेती। अब मुझे यह ताना बार बार सुनने को मिलता है, औलाद क्या हुई, जवान लड़की से खिदमत लेकर घर से निकाल दिया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम यतीम बच्चों को सहारा नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके बारे में पूरी तरह से हकीकत भी करनी चाहिए। अगर आपकी कहीं कोई बेसहारा बच्चा दिखाई दे तो सबसे पहले उसको किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसकी पहचान पर पंजीकरण कराएं या किसी अनाथ आश्रम में जमा कराएं। और अगर आपको किसी बच्चे को गोद ही लेना है तो यहाँ तो किसी अनाथ आश्रम से या फिर अपने घर परिवार के जाने पहचाने सदस्य से ले। तो स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और